राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और भारत दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी से बात वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच हुई कई समझौते। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वें पुण्यतिथि का कार्यक्रम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, महंत अवैधनाथ ने किए कई समाज के हित में काम। दिल्ली से मोदीपुरम के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत का अंतिम फेज का काम। कॉरिडोर का 55 किलोमीटर लंबा हिस्सा वर्किंग। 27 किलोमीटर लंबे हिस्से का पूरा होने वाला है काम। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बुलंदशहर बागपत के साथ साथ झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कई हिस्ट्री शीटर समेत इनामी बदमाश किए गए गिरफ्तार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पूर्णिया स्पेशल ट्रेन की बोगी में लगी आग। दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के पूर्णिया जा रही थी ट्रेन। सारा सामान जलकर खाक। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। यूपी लाइव में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। इसके साथ ही बात होगी सीएम योगी के गुरु महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इसके साथ ही बात होगी एनसीआरटीसी की दिल्ली से मोदीपुरम तक के नए मेट्रो नेटवर्क की। जानेंगे प्रदेश की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर रहे। वाराणसी पहुंचने पर पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। भारत दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम का पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस पार्टनर नहीं, परिवार हैं। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी
विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। इससे पहले पीएम मोदी पुलिस लाइन से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए होटल ताज पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में हजारों की संख्या में लोग सड़क किनारे खड़े दिखे। पीएम मोदी के काफिले पर फूल बरसाए और शंखनाद किया गया। काशी में पीएम मोदी को मिले इस सम्मान पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वाराणसी के बाद अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अपने गुरु के संघर्ष और उनके समाज हित के कार्यों को कार्यक्रम में शामिल लोगों के साथ साझा किया। राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने वाले और गोरखपुर की राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा रहे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 11वें पूर्ण के कार्यक्रम में सीएम योगी ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि 11 सितंबर 2025 को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर गोरक्षपीठ में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जो 4 सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर को संपन्न हो रहा है। समारोह में श्रीमद् भगवत कथा, संगोष्ठी और भजन संध्या जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो महंत अवैधनाथ के शिष्य है, इस समारोह में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मैं पूज्य महाराज की 11वीं तिथि पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश और धर्म के लिए समर्पित किया। अपने पूज्य गुरुदेव युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया था। महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गोरक्षपीठ की ओर से प्रतिवर्ष यह साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। समारोह के कार्यक्रम के पीछे का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक जन जागरण तो होता ही है, लेकिन उन मूल्यों और उन मुद्दों को एक छूने का प्रयास इस अवसर पर होता है, जिसके लिए इन पूज्य संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए, समाज जीवन से जुड़े हुए, लोक जीवन से जुड़े हुए उन सभी मुद्दों को यहां पर प्रातःकालीन सत्र में विभिन्न प्रकार के संगोष्ठियों के माध्यम से और अपराह्न में ज्ञान यज्ञ की परंपरा में कथा आदि के आयोजन के साथ यह आयोजन आगे बढ़ता है और साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के इन सभी कार्यक्रमों को समेटे हुए आज यह कार्यक्रम अपने समारोह की ओर बढ़ रहा है। महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन के एक अग्रणी नेता थे, जिन्होंने 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति की स्थापना की थी। उसी वर्ष सितंबर में समिति ने बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक हिंदू राष्ट्रवादी नारों के साथ एक धार्मिक जुलूस निकाला था। राम मंदिर को लेकर उनके सभी प्रयासों के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए उस यज्ञ में भी महंत दिग्विजय नाथ जी ने जो शुभारंभ किया था,
उस यज्ञ में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी महाराज 1983 से लेकर के 1983 में जब विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति बनाई तो 1983 से लेकर के जीवन पर्यंत यानी 2014 में जब तक उन्होंने उनका भौतिक शरीर था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में उस अभियान को भी उन्होंने अपने जीवन का एक मंत्र बनाया था। समाज को तोड़ने की वाली ताकतें लगातार काम कर रही हैं, इससे भी वे चिंतित रहते थे और इसके लिए यावत जीवन सामाजिक समरसता के लिए कार्य करना है, छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाना है, लगातार इन सभी के लिए कार्य करते रहे। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जो भारत के हित में हो, सनातन धर्म के हित में हो। और आचार्य द्वय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवेद्यनाथ जी महाराज का उसमें सक्रिय सहभागिता उस कार्यक्रम में न रही हो, ऐसा पक्ष देख पाना बहुत कठिन था। और उन स्थितियों में जब इस साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है तो गोरक्षपीठ प्रतिवर्ष अपने इन पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यहां पर साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित करती है। बता दें कि लोक कल्याण की परंपरा को धर्म के साथ राजनीति से भी संबंध कर महंत अवैधनाथ ने 5 बार मानीराम विधानसभा और 4 बार गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके इस जुड़ाव को विस्तृत आयाम नाथ पंथ के विश्व विख्यात गोरक्षपीठ में महंत दिग्विजयनाथ के सानिध्य में मिला। सामाजिक समरसता और राम मंदिर के लिए युगों तक ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ याद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब आपको बताते हैं एनसीआर को दूर दराज के इलाकों से जोड़ने वाली नई मेट्रो लाइन के बारे में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत दिल्ली के अशोकनगर से लेकर मेरठ साउथ के बीच दौड़ रही है। अब इस ट्रेन सेवा का पूरा काम होने वाला है, जिसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि इस पूरे कॉरिडोर पर दौड़ने वाली ट्रेन को सितंबर में ही पीएम मोदी हरी झंडी दिखा देंगे। इस ट्रेन से मोदीपुरम से दिल्ली तक कितना लगेगा समय और क्या रहने वाली है इसकी गति, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली मेट्रो ने लोगों को जहां एक और बेहतर सहूलियत के साथ आरामदायक सफर की सौगात मिली है, तो वहीं लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से भी निजात मिली है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली एनसीआर को मेट्रो से जोड़ने के लिए दिल्ली से मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन की शुरुआत की है। मेरठ से सोनीपत तक जाने वाली इस ट्रेन का एक फेज पूरा हो चुका है, जिसमें ये ट्रेन मेरठ साउथ से दिल्ली के अशोकनगर तक सेवारत है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन नमो भारत दिल्ली से मेरठ के बीच दौड़ने के लिए तैयार है। जल्दी ही ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन के लिए कॉरिडोर को लेकर राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर शलभ गोयल ने कहा कि नमो भारत कॉरिडोर देश का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। नमो भारत ट्रेन दिल्ली सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम तक जाएगी। कॉरिडोर का 55 किलोमीटर लंबा हिस्सा वर्किंग है, बाकी 27 किलोमीटर लंबा हिस्सा पूरा होने वाला है और स्टेशनों के बीच 6-7 किलोमीटर की दूरी रखी गई है। प्रोजेक्ट देखिए, जो करीब इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है, नमो भारत कॉरिडोर इसको हम बोलते हैं। इसकी डिज़ाइन स्पीड 180 kmph है और इसकी ऑपरेशनल स्पीड 160 kmph है। और ये पूरा हमारा कॉरिडोर सराय काले खां से चालू होगा, खां से लेकर मोदीपुरम तक जाना है और ये अभी 55 किलोमीटर्स ऑपरेशनल है। जो बाकी 27 किलोमीटर्स है वो फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे है और हमारा प्रयास है कि जल्दी से उसको भी ऑपरेशनल हम कर सकें। जो भी जो पेंडिंग वर्क्स हैं, बचे हुए काम है, उसको हम ख़त्म कर सकें। फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जैसा आपने बोला कि स्पीड की बात करें, इसकी स्पीड जो है ऑपरेशनल स्पीड 160 kmph है और हमारे स्टेशन जो हैं करीब इंटर स्टेशन डिस्टेंस ऑन एन एवरेज 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के आसपास आ जाता है, जिसके कारण से एवरेज स्पीड करीब आ जाती है 85 किलोमीटर्स पर आवर की। और हमारा मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो सराय काले खां से मोदीपुरम का सेक्शन है, वो जो कि 82 किलोमीटर का है तकरीबन, उसको हम विद इन 1 आवर कवर कर सकें। तो उसके कारण से जो मोदीपुरम में भी जो लोग हमारे कम्यूटर्स जो रहते हैं, जो हमारी कॉमन पब्लिक है, वो मोदीपुरम में रह सकते हैं और दिल्ली रोज़ अपने नौकरी पेशा के लिए आ सकते हैं और स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। और अंदर पूरा एयर कंडीशन इसमें कोचेज़ हैं,
सेफ्टी की अगर बात करें, इसमें सेफ्टी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि ट्रैक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। जो ट्रैक का हम लोग का इसका बलास्टलेस ट्रैक है पूरा, एंड स्लैब वाला बलास्टलेस ट्रैक है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और उसकी तरह से जो सिग्नलिंग जो है ETCS लेवल 2 उसको बोलते हैं, ETCS लेवल 2 वो भी हम लोगों ने LTE 4G पे करी है, जो कि वर्ल्ड में पहली बार हुई है। तो सिग्नलिंग सिस्टम अच्छा होने के कारण से है कि कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस इसमें एवर्ट हो जाते हैं, बहुत आसानी हो जाती है कि अगर कहीं पे भी वो ओवर स्पीडिंग करेगा या सिग्नल को ओवरलुक करता है तो उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक्स होंगे। और पूरा इसमें क्या है कि सपोज जो यहाँ पे NCR रीजन में फॉग बहुत होता है या बारिशें बहुत होती हैं, तो अगर ड्राइवर को बाहर का सिग्नल भी नहीं दिख रहा है तो अंदर से वो देख के, कैब सिग्नलिंग से देख के, और उसके डैशबोर्ड पे सारा आता रहता है कि स्पीड पे गाड़ी चलानी है। अगर कोई गाड़ी आगे है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो सारी ये फीचर्स हैं जिसके कारण से सेफ्टी पूरी तरह से इंश्योर हो जाती है। इसके साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि इस ट्रेन में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं और नई तकनीक सब कुछ बहुत सुलभ बनाया गया है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यमुना पार करना या जो रोड क्रॉसिंग्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको ट्रैफिक, चलते हुए ट्रैफिक को आपको डाइवर्ट करना और चलते हुए ट्रैफिक में इसको इंश्योर करना, सारी सेफ्टी इंश्योर करना, जो सड़क के हमारे जो पब्लिक चल रही है उनका इंश्योर करना, अपने खुद के जो स्टाफ काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स का स्टाफ कर रहा है, लेकिन विद कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द लोकल एजेंसीज आई थिंक वी कुड डू इट। एंड हेड्स ऑफ टू एवरीवन इंक्लूडिंग आवर कॉन्ट्रैक्टर्स। आवर कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो हैव डन अ फुल जॉब। आई मस्ट अप्रिशिएट सब लोगों को, जो कि जिनके साथ सब लोग एक साथ चल के एक टीम वर्किंग के कारण से हम लोग ये सब अचीव कर पाए। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का हमें पूरी तरह से सहयोग हर स्टेज पे मिला है। भारतीय रेल मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा काम कर रही है, कमेंडेबल सर्विस कर रही है। और मेरा तो मानना है कि भारतीय रेल हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे NCR हो, चाहे जो भी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कंट्री को सारे चीज़ चाहिए। एंड पूरा एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के रूप में हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखें, आनंद विहार में हम लोगों ने इंडियन रेलवे से और दिल्ली मेट्रो से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। उसी तरह से सराय खालेखा में हमने निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और दिल्ली मेट्रो की लाइन से इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है। और साथ साथ जो बस स्टैंड्स हैं, ISBT हैं, या जो इंटर स्टेट के साथ साथ जो विद इन द स्टेट के जो बस स्टैंड्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करी है, जिससे कि हम लोग कॉमन भाषा में मल्टी मोडल इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, और पब्लिक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जा सके। तो मेरे हिसाब से तो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी हैं, और सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक काम कर रहे हैं। एंड फ़र्क कुछ नहीं है, किसी में स्पीड का फ़र्क है, बैठने का फ़र्क है, बट सबका मकसद ये है कि कम्यूटर्स को हम कैसे हर तरह से सुविधा प्रदान कर सकें। बता दें कि नमो भारत ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत रेलवे का प्रोजेक्ट है, जिसमें ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वही ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच मेट्रो ट्रैक बनाया गया है, जो करीब 82.15 किलोमीटर लंबा है। कॉरिडोर में 22 मेट्रो स्टेशन और 2 डिपो है, जिसमें दुहाई और मोदीपुरम शामिल है। सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। सितंबर 2025 कॉरिडोर के रनिंग मोड में आ जाने की उम्मीद है। तो रिपोर्ट सूर्य समाचार। आपने नमो भारत ट्रेन के कार्य की प्रगति को देखा। अब बात करते हैं प्रदेश के पुलिस प्रशासन की। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके तहत अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें आए दिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मुठभेड़ की घटनाएं सामने आती हैं। गुरुवार की सुबह भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली, जिसमें बुलंदशहर, बागपत और झांसी में पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से हुई और कई इनामी बदमाश काबू में किए गए। क्या है इन बदमाशों के अपराध और कितने का था इन सभी पर इनाम, देखिए इस रिपोर्ट में।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल गुलावठी थाना पुलिस संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। सिकंदराबाद अंडरपास के पास एक बाइक को रुकने का इशारा किया गया तो वो दूसरी ओर भागने लगा। पुलिस टीम के पीछा किए जाने पर उस व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की कोशिश में गोली चला दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में सलीमुद्दीन उर्फ साहिल के पैर में गोली लग गई। गौरतलब है कि बुलंदशहर पुलिस अधीक्षक ने कुछ दिन पहले ही उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। जब सिकंदराबाद अंडरपास के पास एक रुकने का इशारा किया गया तो वो ग्राम नत्थुगढ़ी की तरफ भागने लगा। जब पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया तो पुलिस अपने आप को घिरता हुआ देख इसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली है, जिसकी पहचान सलीमुद्दीन उर्फ साहिल के रूप में हुई है। ये कंकड़ खेड़ा का रहने वाला है। उल्लेखनीय है कि ये विगत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर द्वारा इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 5 जुलाई 2025 को जो तिवतिया सिटी में जो ट्रांसफार्मर लूट की जो घटना हुई थी, ये थाना गुलावटी से वांछित भी था। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गुरुवार की सुबह ही बागपत में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शामली थाने की शाहो पुलिस और स्वाट टीम एक नाके पर तैनात थी। इस दौरान कैराना की ओर से आती मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह तेजी से भाग निकला। पुलिस के पीछा करने पर बाइक सवार हमलावर ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। हालांकि एक पुलिसकर्मी के सीने में चोट आई है। हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गया और उससे इलाज के लिए भेजा। इस मुठभेड़ में 50 रुपए का इनामी बदमाश काबू किया गया है। गाजियाबाद थाना क्षेत्र मदन बापू धाम में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। इसके द्वारा वापस भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में वो घायल हो गया, जिसको तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम साहिब निवासी मेरठ बताया तथा उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 3/9/2025 को मदन बापू धाम थाना क्षेत्र में ही एक महिला के कान का कुंडल उसके द्वारा लूटा गया था। उसके विरुद्ध जनपद गाजियाबाद, मेरठ तथा गौतम बुद्ध नगर में एक दल अभियोग पंजीकृत है तथा उसके अन्य अपराधों की जानकारी की जा रही है। अब उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मृत कारतूस, एक कांडल, एक पीली धातु तथा 5,000 रुपए भी बरामद किए गए। इसी तरह से झांसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कोतवाली थाना क्षेत्र में कबाड़ व्यापारी प्रकाश चंद्र जायसवाल की दुकान से चोरी की घटना घटी। कोतवाली थाना प्रभारी को सूचना मिली कि चोरों ने मुस्त्रा रोड पुलिया के नीचे चोरी का माल छिपा रखा है और उसे बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस टीम ने इलाके को घेराबंदी की। खुद को घिरा हुआ महसूस करते हुए बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान साहन शाह के रूप में हुई है, जिस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। सूचना पर थाना टीम के द्वारा इनकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर बदमाशों के द्वारा फायर कर दिया। काउंटर अटैक में बदमाश को गोली लगी। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम सहन बताया, जिसपे करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। दूसरा अपराधी भी जो इसके साथ में मोटरसाइकिल पे था उसको भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ये मुठभेड़ उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का हिस्सा है, जिसके तहत अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि ये कार्रवाइयां कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक ट्रेन के कोच में आगजनी की घटना सामने आई है। कहा जा रही थी ये ट्रेन, कैसे लगी ये आग और इस घटना में क्या हुआ है नुकसान, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में पूर्णिया एक्सप्रेस की लगेज बोगी से धुआं निकलने की घटना गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे एक हादसे ने यात्रियों में हड़कंप मचा दिया। आनंद विहार टर्मिनल से बिहार के पूर्णिया जा रही पूर्णिया एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के पार्सल कोच से अचानक धुआं निकलने लगा। प्रारंभिक जांच में ये धुआं बोगी में लगी आग के कारण निकला, जिसकी वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है।
ट्रेन साहिबाबाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जब बोगी से धुआं और आग की लपटें दिखाई देने लगी। इस दौरान रेलवे की त्वरित कार्रवाई देखने को मिली। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत ट्रेन को रोका और प्रभावित बोगी को अलग कर दिया। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया। आज सुबह समय लगभग 6 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद पे सूचना प्राप्त हुई थी। पूर्णिया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें एक डिब्बे में आग लगी हुई है। तत्काल हमारी 2 गाड़ियाँ मैं एफएसओ के फायर स्टेशन साहिबाबाद से घटनास्थल पे पहुंची। वहां जाके देखा तो लास्ट बोगी थी जिसमें आधे भाग में जनरेटर था और आधे भाग में सामान लगेज भरा हुआ था, उसमें आग लगी थी। तत्काल होस पाइप फैलाते हुए आग बुझाना शुरू किया और लगभग 2 से 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया। चूँकि डिब्बा चारों तरफ से बंद था, अंदर एंट्री धुएं के कारण मुश्किल हो रही थी। इसको देखते हुए 2 साइड से काटते हुए और सामान हटाते हुए पूरा सामान निकाला गया और साथ ही आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और न ही कोई यात्री घायल हुआ। सभी यात्री सुरक्षित रहे। आग लगेज बोगी में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे बोगी में रखा सामान जलकर राख हो गया। बोगी पूरी तरह बंद थी, इसलिए यात्रियों को सीधा खतरा नहीं हुआ। रेलवे विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। तकनीकी टीम शॉर्ट सर्किट के सटीक कारणों की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार।